हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके यौगिकों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर हमने कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति देखी, यानी कि जिसमें हमने बोला कि कार्बन क्यों अन्य तत्वों से भिन्न है। कार्बन भी एक तत्व है पीरियोडिक टेबल का, आपका अधातु है, एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो ये अन्य धातुओं की तरह होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण पाए गए और हम कहते हैं कि कार्बन से जुड़े हुए और कार्बन के एटम से मिल करके इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, जितने बाकी के तत्व हैं, बाकी के तत्व सबको मिला दें, अगर सबके यौगिकों को एक साथ देखें टोटल करके, तब भी कार्बन के अकेले तत्व के जो यौगिक बनते हैं वो उन सबके यौगिकों से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इतनी ज्यादा संख्या में पाए जाने के लिए रीजन क्या थे कि एक आपका जो कार्बन होता है उसकी टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, यानी चतुः संयोजकता का गुण उसमें पाया जाता है, 4 उसकी वैलेंसी होती है। और दूसरा आपने वहीं पर क्या कहा कि श्रृंखलन का गुण उसमें पाया जाता है। श्रृंखलन यानी कैटिनेशन, जो क्या कहता है कि कार्बन या तो अपने ही कार्बन के ही एटम से जुड़ेगा या फिर वो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ेगा। ठीक है, और वो परमाणु स्वयं कार्बन का हो सकता है, कार्बन के अलावा किसी भी तत्व का हो सकता है। ठीक है, इस वजह से उसमें श्रृंखला का, यानी वो कार्बन एक के बाद एक आपस में जुड़ रहे थे और क्या बना रहे थे, अलग अलग कंपाउंड्स यानी कि यौगिक बना रहे थे। ठीक है, इतनी चीजें हमने वहां पे पढ़ी। फिर हमने क्या कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन जब एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, और हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले, इन दोनों के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले आपके कंपाउंड्स हैं, जिनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके, हाइड्रोकार्बन की अलग अलग क्लासेस आपने देख ली। उसके बाद हमने बात किसकी की, उसके बाद हमने कहा कि होमोलोगस सीरीज जैसी एक सीरीज होती है जहां पर की उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। एक होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड आएंगे उनका फंक्शनल ग्रुप समान होगा। फंक्शनल ग्रुप समान होगा दैट मीन्स कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होगी। फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम या एक ऐसा एटम का ग्रुप होता है जो कि उस पूरे मॉलिक्यूल के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कहा, वहां पर हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप समान हो गए तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान हो गई। ठीक है, यानी किसी भी अलग कंपाउंड से वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, वहां पर किस प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं, वो सब एक समान होंगे जब वहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, समान है। साथ ही हमने क्या बोला, साथ ही हमने कहा कि जब फंक्शनल ग्रुप तो समान हो गए, लेकिन वहां पर होमोलोगस सीरीज में जब दो आपके होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे तो उन दोनों में एक CH2 यूनिट का या 14 मास यूनिट का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने होमोलोगस सीरीज को देखा। फिर फंक्शनल ग्रुप भी क्लियर हो गए, क्या होते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। हमने बोले कि यहाँ पर आपका एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है और एल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ईथर होता है, एस्टर, आपके हेलोजन्स होते हैं, वहीं पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, साथ साथ अमाइड हो गए आपके। तो ये सारे किस में आ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप में आ रहे थे। ठीक है, तो यानी यही वो ग्रुप हैं, यही वो समूह है, प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह जिन्हें कहा जाता है, जिनके कारण पूरे मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, या हम क्या कह रहे हैं, चेंज हो रही हैं या उसी पर डिपेंड कर रही हैं। यानी अगर सिर्फ OH यानी अल्कोहल अगर कोई है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितनी है संख्या में, उसके अलावा उसमें OH है, तो वो OH ही निर्धारण करेगा पूरे मॉलिक्यूल में, चाहे उसमें कितने भी कार्बन है कितने भी हाइड्रोजन है, कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, यानी वो किस चीज से जुड़ करके क्या प्रोडक्ट देगा। ओके, या फिर किन दो चीजों को जोड़ करके उसको बनाया जा सकता है। समझ गए? तो इस प्रकार से हम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखना है, अब हम देखेंगे कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जब किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा या जब सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात आएगी तो उसका नोमेनक्लेचर
यानी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। कंपाउंड तो आपने पढ़ लिए कि हाँ कार्बन है, वहां पर हाइड्रोजन है जुड़े हुए हैं, हाइड्रोकार्बन हो गया, वहां कहीं पर OH है तो वो एल्कोहल हो गया। अब नामकरण की बारी आएगी, सबको यौगिक ही तो नहीं बोल सकते हैं हम, या सबको हम अल्कोहल ही तो नहीं बोल सकते, अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होंगे, हाइड्रोकार्बन भी आपके अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उनके लिए नामकरण की पद्धति आई, उसी नामकरण की पद्धति को आज हम समझेंगे। ओके, तो होपफुली आपने इतना अच्छे से रिवाइज किया होगा, कोई डाउट होगा तो आप सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपके कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक क्या मतलब, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक, उनका जो क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा, वो किस प्रकार किया जाएगा उसे समझेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम। ओके, ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, या क्या कह रहे हैं, डिफिकल्ट है कि हम क्या करें, सबके इंडिविजुअल कॉमन नेम लर्न करें। इंडिविजुअल कॉमन नेम का नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इतने सारे, अगर मिलियंस में हम कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक आपके हैं, तो लाखों कार्बनिक यौगिकों का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होगी, और उस सिस्टम के द्वारा हम क्या करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर स्वयं करेंगे, जहां पर हम उनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर आप उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सो thus to systemize the nomenclature of organic compounds, IUPAC के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जो क्या करती है, केमिस्ट्री में जितने भी नए आपकी खोज होगी, कोई नया रूल बनेगा, प्रिंसिपल आएगा, जो भी नया एलिमेंट खोजा जाएगा, कंपाउंड के बारे में कुछ डिस्कवरी होगी, तो वो सारा कौन करता है, IUPAC उसे देखता है, ठीक है। और फिर कोई भी चीज अगर केमिस्ट्री में इंक्लूड होगी, तो जब यहाँ से वो चीज प्रूव होगी कि हाँ ये सही है, तभी उसको आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़ रहे हैं, वो ज्यादातर किसके उससे पढ़ते हैं हम, IUPAC से। जब से IUPAC आया है उसके बाद जो जो चीजें हुई हैं वो हम पढ़ते हैं। तो IUPAC हैज गिवन सर्टेन रूल विच इज एज फॉलो, तो उन्होंने कुछ रूल दिए, किसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, यानी नामकरण के लिए। तो इन्हीं रूल्स को हम पढ़ेंगे, और इन्हीं रूल्स के कारण जो हम नामकरण करेंगे या नाम हम किसी कंपाउंड को देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, IUPAC नामकरण हो जाएगा, या हम उसको क्या कहेंगे, उसका IUPAC नेम। ओके, तो एक आपका होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता था, कॉमन नेम किसी एरिया के लिए होता है, जैसे एक घर का आपका नाम होता है सामान्य, जो सिर्फ घर तक ही सीमित रहता है। एक आपका नाम क्या होता है, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है, ऑफिशियली जो सबको पता होता है कि हाँ ये आपका नाम है, ठीक है। उसी प्रकार से इन कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम थे। तो कॉमन नेम क्या हो गया, हर कंट्री, हर एरिया के अकॉर्डिंग, हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कॉमन नेम रख लिया उन्होंने अपने अनुसार। फिर IUPAC ने क्या बोला कि अगर स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके चलना है केमिस्ट्री का, या हमें यही चीज हम इंडिया में भी पढ़ रहे हैं और बाहर किसी कंट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो वो सेम होनी चाहिए ना, पढ़ तो हम वही चीज रहे हैं, जो आप ये पढ़ रहे हैं ये अन्य देशों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए और आपके लिए मीथेन एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ मीथेन को CH4 को कुछ और कह रहे हैं, वहां कुछ और कह रहे हैं। तो जब आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो आप दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा उसी चीज को क्या करना, समझाना या फिर उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो फिर क्या कहा, IUPAC ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, यानी कि मेरे अनुसार मैं जो नियम बता रहा हूँ उस हिसाब से आप नामकरण कीजिए किसका, जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका, ठीक है। तो फिर IUPAC नाम हम उनको देते हैं, IUPAC इंटरनेशनल लेवल पर सभी जगह यूज किया जाता है। तो आपका IUPAC नेमिंग करेंगे कंपाउंड की, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि उसमें कार्बन एटम कितने हैं, यानी स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर में कार्बन एटम कितने हैं, और कार्बन एटम का नाम हम किस प्रकार देते हैं। अगर आपका एक कार्बन एटम होगा, एक C होगा वहां पर, तो उसको क्या कहा जाता है, मिथ कहा जाता है, ठीक है। और वो कार्बन किसी से भी अगर सिंगल बॉन्डेड है, चारों तरफ से 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड, तो उसको क्या, प्लस एन, क्योंकि आपको पता है जिस भी कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड का केस याद है आपको,
तो जहां पर भी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वहां पर क्या आएगा, एन आएगा। तो पहले ये चीज क्लियर कर लो, सिंगल बॉन्ड यानी एन, ठीक है, डबल बॉन्ड यानी ई, और ट्रिपल बॉन्ड यानी, ठीक है। जब भी आपको एक बॉन्ड दिखेगा, सिंगल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एन आएगा। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में कहीं पर भी तो फिर ईन आएगा। अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या आएगा, उसके लिए आइन आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, एक कार्बन एटम के लिए मिथ आएगा, दो कार्बन एटम है कंपाउंड में तो क्या आएगा आपका, इथ आएगा, ठीक है। तीन कार्बन एटम है अगर तो प्रोप आता है, चार कार्बन एटम के लिए आपका ब्यूट आएगा, पांच कार्बन एटम के लिए पेंट आता है, सिक्स कार्बन एटम के लिए हेक्स आता है, ऐसे ही सेवन कार्बन एटम है अगर उनके लिए हेप्ट आता है, और एट है अगर तो उनके लिए क्या आता है, ऑक्ट आता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, ओके। सब में एन एन लिखा है, इसका मतलब कि सारे कंपाउंड आपके क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड है। और सिंगल बॉन्डेड किसके साथ होंगे, वो बताएगा आपको स्ट्रक्चर के साथ उसके प्रीफिक्स में या सफिक्स में लगे हुए जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, गिन करके करेंगे ना, कितने कार्बन एटम वहां पर हो रहे हैं, ओके। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फर्स्ट रूल को, फिर हम सेकंड देखेंगे। चलिए तो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं वो देखना है, ठीक है। अब ये कार्बन एटम किस में होंगे, ये कार्बन एटम होंगे एक श्रृंखला में, समझ रहे हैं। यानी जिस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ओके, जिस प्रकार से आपने उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा कि ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में सबसे लंबी जो कार्बन की श्रृंखला होगी, ठीक है, उसका ध्यान आपको रखना होता है। यानी एक लॉन्ग चेन जो होगी वो देखनी है, तो सिर्फ उसके आपको कार्बन गिनने होते हैं। चलिए इस प्रकार देख लेते हैं। ये हम एक हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको इस तरह से चार कार्बन आपको सीध में मिल रहा है, एक इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ब्रांच्ड बोलते हैं, शाखाओं के रूप में यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको इसमें कार्बन के एटम गिनने की, कार्बन के एटम हैं कितने, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब हमने एक और चीज बोली कि आपको क्या देखनी है, आपको देखनी है लॉन्ग कार्बन चेन, यानी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कहती है कि एक ऐसी चेन आपको देखनी है, एक ऐसी श्रृंखला देखनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ पर ज्यादा है, अगर आप सिंपल 1 2 3 4 यानी ये वाली चेन लेकर चलते हैं तो इसमें कितने आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरी लेकर के चलते हैं, ये वाली अगर आप लेकर के चलते हैं कार्बन चेन तो इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4, चार कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। चलिए एक और लेकर के चलते हैं, 1 2 3 4 5, तो कौन सी वाली चेन में ज्यादा है, यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5, तो हमें कौन सी वाली चेन लेकर चलनी है, ये वाली चेन लेकर के चलनी, ओके। तो कौन सी श्रृंखला होगा, ये वाली श्रृंखला सही होगी, इसके हिसाब से हम चलेंगे।
हमने क्या कहा, हमने कहा 5 कार्बन एटम है, ठीक है। तो 5 कार्बन एटम के लिए क्या आता है आपका, पेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे पेंट, लिख लिया हमने, ओके। इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सारे सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक ही बॉन्ड दिख रहे हैं, एकल बंध, द्विबंध कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या लगा देंगे इसके आगे, आप लगा देंगे पेंटेन, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम पेंटेन तो हमने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम का ग्रुप है ये तो अलग छूट रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं इन कार्बन एटम्स की, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ये नजदीक पड़ेगा, ठीक है। उधर से हम नंबरिंग करेंगे, उधर से नंबरिंग करने के बाद क्या होगा, आपको दिखाना है कि वो उस पोजीशन पर है, ओके। तो चलिए नंबरिंग कीजिए, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करते हैं। अगर 1 2 3 तो थर्ड पर आपका ये ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और अगर इधर लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 तो 3 पर ये ग्रुप आ रहा है। तो दोनों ही साइड से कहाँ पर आ रहा है, थर्ड पर ही आ रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, यहीं से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आपको लिखना है थर्ड पर आपका क्या है, 3 मिथाइल, और क्या हो गया, पेंटेन। दूसरा आपका क्या होता है, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ जो ये आगे वाला लेटर है ये आपका कैपिटल का आएगा, ये वाला एम, ये कैपिटल आएगा। इसके बाद जो भी आपके लेटर्स आएंगे वो सारे किस में आएंगे, स्मॉल में आएंगे, और सबको एक साथ लिखा जाता है। सिर्फ जो पोजीशनिंग होगी उसके और आपके जो नाम लिखा जाएगा उसके बीच में डैश आता है। यानी इसका मतलब क्या है, 3 मिथाइल आपको बता रहा है कि जो भी कार्बन चेन है वहां पर थर्ड पोजीशन पर आपका एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप का मतलब होता है CH3, ओके। जहां पर भी आपको CH3 दिखेगा उसका मतलब है मिथाइल, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी एक वैलेंसी कार्बन की यहाँ पर खाली रहती है। कैसे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन ये तो 3 ही हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या, एक खाली है, ठीक है। तो उसी खाली वैलेंसी, या आप कहेंगे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बनाएगा वो किसी ना किसी अन्य एटम के साथ बनाएगा, इसीलिए वो ब्रांच में है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो इसीलिए वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है और अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो ये वाला कार्बन है इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया। तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। पहली चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आप कहेंगे कि मैम ये तो हो गया जब हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपस में दिख रहे हैं, लेकिन आपने कहा था कि इसके अलावा भी कार्बन अन्य एटम से जुड़ करके क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है, या उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं इस प्रकार से। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब आपको क्या करना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे वहां पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, इसीलिए लास्ट में क्या जुड़ गया, एन जुड़ गया, ओके। तो इस प्रकार से जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उसको पहचानना है, तो क्रियात्मक समूह की पहचान करने के लिए हमारे पास ये टेबल दी गई है कि इनमें से कोई भी आपका अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम कहीं पर जुड़ा हुआ है तो आप पहचान लेंगे कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चलिए बात करते हैं डबल बॉन्ड की। आपके किसी भी कंपाउंड है जो कार्बनिक यौगिक है उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड क्या कहता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न दो तरह से इनके नाम आते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसको, पूर्व लग्न का मतलब क्या है कि जो भी आप कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे उससे पहले उसका नाम लिया जाएगा। समझ रहे हैं, कार्बन श्रृंखला का नाम आपने क्या कहा, मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप, इस तरह से।
उससे पहले जब नाम लिखा जाता है तो उसको पूर्व लग्न कहा जाता है, और अगर उस श्रृंखला के बाद नाम लिखा जाएगा तो उसको अनुलग्न कहा जाएगा। जैसे हमने पिछले वाले कंपाउंड में क्या कहा, पेंट एन कहा, तो वो एन किस में गया, पेंट के बाद गया, तो वो अनुलग्न में गया। समझ गए? इतना क्लियर है? चलिए अब क्या कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए पूर्व लग्न में कुछ नहीं आएगा, यानी उस पेंट से पहले कुछ नहीं आएगा, उस इथ मिथ प्रॉप ब्यूट से पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमेशा उसके बाद प्रोनाउंस होगा। और क्या प्रोनाउंस करेंगे, इन। क्या लगाएंगे उसके बाद, इन लगाएंगे, जैसे प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन। समझ गए? उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी आपका प्रीफिक्स में कुछ नहीं लेंगे, बल्कि किसमें लेंगे, सफिक्स में। और सफिक्स में क्या आता है, आइन आता है, YNE जुड़ता है और उसको आइन से हम क्या करते हैं, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, और ब्यूटाइन। इस तरह से आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। और उसके बाद क्लोरीन, कहीं पर Cl जुड़ा हुआ हो सकता है, तो Cl कभी भी सफिक्स में नहीं जाता, बल्कि वो कहाँ जुड़ता है, प्रीफिक्स में जुड़ता है। यानी पेंट से पहले आपका क्या आएगा, क्लोरो आएगा, हेग्स से पहले आपका क्या आएगा, क्लोरो आएगा, क्लोरोहेग्स, और क्लोरोपेंट, क्लोरोब्यूट, क्लोरोइथ, इस तरह से आएंगे आपके। ओके, तो ये प्रीफिक्स में जुड़ेगा। इसी तरह से जो ब्रोमीन है आपका, वो भी किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, यानी पहले उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। ओके, वहीं पर जहां पर हमने क्या कहा, इथाइल, मिथाइल, वो भी कहा जा रहा था, प्रीफिक्स में जा रहा है। जितने आपके क्या जुड़ेंगे, एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे कार्बन चेन के साथ, वो भी सारे कहाँ जाते हैं, प्रीफिक्स में जाते हैं, और YLE के साथ जाते हैं। ठीक है, YLE का मतलब क्या है, YL क्या बता रहा है आपको, कि जिस तरह से आपने क्या कहा, जिस तरह से आपने यहाँ पर मिथाइल कहा था, एक ही कार्बन था और उस पे 3 हाइड्रोजन थे, तो आपने इस ग्रुप को क्या कह दिया, मिथ, क्योंकि कार्बन एक ही है, और YL मिथाइल हो गया। ठीक है, मेथिल भी कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, तो इस तरीके से। और क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, यानी हेलोजन जितने भी आपके आएंगे वो सारे कहाँ, प्रीफिक्स में जाएंगे। आयोडो हो गया। ओके, इस तरह से। तो आपके फिफ्थ है एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। तो OH अगर आपको लगा हुआ दिखा कंपाउंड में, तो वो आपका प्रीफिक्स में कभी कभी जाता है जब उसके साथ कोई और उससे ज्यादा वरीयता का समूह जुड़ता है, तो उस टाइम आप उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, हाइड्रोक्सो प्रोनाउंस करते हैं, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो। ओके, हाइड्रोक्सी। ओके, और सफिक्स में उसके लिए ऑल प्रोनाउंस किया जाता है। एल्डिहाइड CHO ग्रुप को आपका सफिक्स में अल प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से आपका इथेनॉल, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है सारे तो इथेनॉल, अगर 2 कार्बन के साथ है, 3 कार्बन के साथ है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन के साथ है तो ब्यूटेनॉल। इस तरह से आपके क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। और आपने क्या कहा, एल्डिहाइड के लिए CHO आता है और AL, अल आप लास्ट में उसके ऐड करते हैं। जैसे हमने कहा इथेन, इथेन कब आ रहा है, जब 2 कार्बन एटम है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन और लास्ट में जुड़ गया OL, इसके केस में, अल्कोहल के केस में। और एल्डिहाइड के केस में AL जुड़ेगा। ठीक है, इथेनल, ब्यूटेनल जब सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेनल। ओके, कीटोन CO ग्रुप होता है, CO में ओन आता है, और ओन आपका कहाँ जुड़ेगा, जैसे ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन जब सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, बस आपको अच्छे से समझने हैं ये रूल। ओके, तो ये सेकंड रूल समझ में आ गया। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, आपको देखना है वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, और फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखेंगे, इस तरह से, कहीं पर डबल बॉन्ड लगा होगा, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर Cl जुड़ा होगा, Br, OH जुड़ा होगा, CHO जुड़ा होगा, CO जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फिलहाल 10th लेवल पे आपको यही पढ़ने। इसके अलावा आपका COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये आता है तो इसके साथ आप ओइक एसिड लगाते हैं, यानी इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। चलिए जल्दी से ये टेबल नोट करेंगे, फिर हम आगे कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे। ओके,
चलिए, नेम द कंपाउंड्स बाय फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में नामकरण किया जाता है? पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट क्या है आपका? जो आपने लॉन्ग कार्बन की चेन बताई है कि इस वाली श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन है, तो ये हमारी लॉन्ग कार्बन की चेन होगी। बेसिक भी आप उसे ही कहते हैं, बेस भी आप कभी कभी उसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट आपका वही होता है, तो उसके लिए वो आएगा। और फिर सफिक्स में क्या जाना है वो बताता है। एक तो उसमें आपके बॉन्ड किस प्रकार से, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। उनके अलावा उसमें कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो कि कहाँ जाएगा? सफिक्स में जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसे समझेंगे। और क्या होता है? और होता है जैसे आप सिंगल बॉन्ड में लिखते हैं, 2 कार्बन के साथ है इथेन, ये हाइड्रोकार्बन है इथेन, तो इथेन में लास्ट क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ये कहते हैं कि इसके बाद क्या जुड़ेगा? सफिक्स ऐड होगा। वर्ड रूट क्या कह रहा है? इससे पहले प्रीफिक्स आएगा, यहाँ पर प्री मतलब पहले, और सफिक्स यानी यहाँ जो बाद में ऐड होगा। तो इस सफिक्स में जब आपके पांचों जो वॉवल्स होते हैं उनमें से कोई भी इनमें से अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पहला अक्षर इनमें से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल का ऑल होता है तो ऑल में ओ आता है, ठीक है। कीटोन में ओन आता है तो वो ओ से स्टार्ट होता है। एल्डिहाइड में अल आता है तो वो ए से स्टार्ट होता है। तो ये सारे क्या है? वॉवल्स हैं। तो जब आप इस इथेन के साथ उनको ऐड करेंगे, इथेन के साथ सपोज वहां पर आपका OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इथेन लिख दिया आपने। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड है कंपाउंड में, उसमें क्या ऐड होना है? उसमें और होना है, ऐड होना है आपका OH के साथ, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए सफिक्स में क्या जाता है बताओ? ऑल जाता है। ये हमने देखा था, जब भी OH ग्रुप होगा किसी कंपाउंड में तो आप उस कंपाउंड का जो आपने वर्ड रूट लिया है उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑल लगाते हैं। तो यानी इथेन के बाद आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्लस करेंगे ऑल। और थर्ड रूल इसके हिसाब से आपका क्या कहता है कि जब AEIOU यानी कि आपके पांचों वॉवल्स में से सफिक्स में जुड़ने के लिए कोई भी वॉवल्स आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे बस सिंपल सा कि इस ई को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको हटा दो, फिर क्या बन जाएगा वर्ड आपका? फिर आपका बन जाएगा इथेनॉल। समझ गए? बहुत सिंपल है। जब सफिक्स में आप ऐसा फंक्शनल ग्रुप ले जा रहे हैं जिसका क्या हो रहा है? पहला अक्षर AEIOU में से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप ये वर्ड रूट का जो लास्ट वाला ई आ रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? आपके ओ से, या फिर मतलब उसको हटा देते हैं। रिप्लेस क्या कर रहे हैं आप? इसको ऐड कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं वहां से, तो ई हट जाएगा। तो इथेनॉल, ब्यूटेनॉल आपका इसी तरह। और क्या आ सकता है? और आ सकता है आपका इथेनॉन, ठीक है। प्रोपेनॉन, नून, ये कीटोन के लिए आता है। ओके, और क्या आ सकता है आपका? ब्यूटेनल, पेंटेनल। चलिए नोट करिए जल्दी से इसे। चलिए एक कंपाउंड लेते हैं सिंपल सा। ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने कार्बन एटम गिनने। कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। ये क्या है? ये Cl है, ये तो क्लोरीन है। चलिए, तो आपका ये जो Cl है ये क्लोरो है, हेलोजन है, ठीक है। कार्बन आपको कहाँ मिल सकता है? कार्बन आपको वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मिल सकता है, C। इस तरह से अलग अलग आपको फंक्शनल ग्रुप के केस में आपको कार्बन कई जगह मिल सकता है। बाकी
इस तरह से मिथाइल के रूप में, इथाइल के रूप में आपको कार्बन को आप बेसिकली पहचान लेंगे कि कार्बन क्या होता है, क्लोरो क्या होता है। तो आपकी कार्बन चेन ये वाली है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। जिस तरह से 1 2 3 4 मैंने नामकरण इसका किया है, यही इसकी श्रृंखला का नामकरण होगा। क्यों? क्योंकि इधर से ही कम नंबरिंग पर Cl पड़ रहा है। अगर आप इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 तो 4th पोजीशन पे चला जाएगा आपका क्लोरो ग्रुप। लेकिन आपको कहां पर रखना है, आपको कम वरीयता देनी है, कम प्रेफरेंस देनी है, या कम प्रेफरेंस पे उसको रखना है। कम प्रेफरेंस पे रखने का मतलब क्या है, कम नंबरिंग पर उसको रखना है। ठीक है, तो 1 यहां से आ रहा है तो 1 पे रखेंगे, बजाय किसके कि अगर इधर से गिनेंगे तो 4th पे आएगा। और आपने क्या कहा था, क्लोरो आता है प्रीफिक्स में, यानी पहले आपका क्लोरो ही लिखा जाएगा। तो क्लोरो लिख दिया हमने। और एक रूल क्या बताया था कि आपको बताना है कि ये क्लोरो कहां पर जुड़ रहा है। तो कहां पर जुड़ रहा है, फर्स्ट वाले कार्बन से। तो 1 क्लोरो। ओके, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है। तो ब्यूट एन, ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। ओके, चलिए होमवर्क में 1 2 कंपाउंड दे रही हूँ, इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। इस प्रकार से एक में 3 कार्बन है, उसके साथ ब्रोमो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम के साथ में आपका OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन की श्रृंखला है, मतलब है तो वहां पर हाइड्रोजन एटम्स भी, पर 2 कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो ये आपके 2 कंपाउंड्स हैं, इनके आपको IUPAC नेम लिखकर लाने। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने नॉमेनक्लेचर की बात की। नॉमेनक्लेचर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, 10th लेवल तक आपको कुछ बेसिक रूल पढ़ने हैं उसके, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैं और आपको नॉमेनक्लेचर कराऊंगी। ये रूल्स जो मैंने आज आपको बताए, 3 जो इम्पोर्टेंट रूल हैं, ये आपको अच्छे से समझने हैं, रिवाइज करने हैं। कुछ और कंपाउंड इसके अलावा 2 मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आपको अगर और मिलते हैं तो आप उनका भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।